अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलवीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मईशत के हवाले से। मईशत में हमने ये देखा कि रेमिटेंसेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई बार यही स्टेटमेंट सामने आया कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस जिस तरीके से जिस तेज़ी से आ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ही दौर में आ रही हैं। लेकिन इसके ऊपर एनालिस्ट का ये कहना है कि कोविड-19 एक ग्लोबल पैंडेमिक और एक ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से बहुत सारे जो मामलात हैं ज़िंदगी के वो डिसरप्ट हुए, लेकिन जहाँ पर हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं वो बेहतर हुई। और इसके बहुत सारे जो है इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं और बहुत सारे इसके साथ इंडिकेटर्स एसोसिएटेड, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चेंज पाकिस्तान में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनालिस्ट का ये कहना है, जो कि इकॉनमी की तरफ से अपनी गहरी नज़र रखते हैं, कि इकॉनमी अनफॉर्चुनेटली बेहतर ट्रैक पर नहीं है। साथ ही साथ कहीं या फिर किसी एरिया में ये भी कहा जा सकता है कि इकॉनमी बेहतर परफॉर्म करी है, लेकिन मेजर एरियाज़ में इकॉनमी बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करी। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से, उनकी रेगुलेशन के हवाले से काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ECC का हाल ही में इजलास हुआ जिस पर उन्होंने काफ़ी सारे इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू की। उसमें ऑयल प्राइसेस के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, उसमें गंदम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई और 30 लाख टन दरामद करने का गंदम का मामला जो है उसके ऊपर भी अप्रूवल आया। आखिर क्यों एक एग्रीकल्चरल स्टेट होते हुए भी हमारे यही डिसीजंस होते हैं, इसकी हमारी इकॉनमी पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और कैसे अगर हम ये तमाम तरह एग्रीकल्चरल इशूज़ को रिजॉल्व कर लेंगे तो हमारी इकॉनमी कैसे स्ट्रेंथन हो सकती है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जहाँ पर हम बात करते हैं एक रेमिटेंसेस के हवाले से, जो कि एक रिकॉर्ड है 7 महीने का कॉन्स्टेंटली जिसमें बड़ी हैं रेमिटेंसेस, उसमें 12.5 जो है वो बेहतर हुई हैं पिछले कई माह से। 12.5% का इसमें इजाफा देखा जा रहा है। $8 बिलियन रेमिटेंसेस एक बहुत बड़ी तादाद है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा रुपी और डॉलर की अगर हम बात करते हैं इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे खुर्रम शहजाद साहब से, जो कि माशी तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शहजाद साहब, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो डिसीजन है 8 बिलियन डिसीजन नहीं, एक्चुअली जो एक वर्डिक्ट आया है कि 8 बिलियन का डॉलर का जो रेमिटेंसेस है वो पिछले 7 माह में हम देख रहे हैं और ये 12.5% इजाफा है। हमारे पिछले प्रोग्राम में भी इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू हुई थी। आपने कहा था कि इसमें कोई पॉलिसीज़ इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये ग्लोबली ऐसा हो रहा है। इवन बांग्लादेश में भी जो है रेमिटेंसेस बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी जो है वो ले सकती है क्रेडिट, क्योंकि गवर्नमेंट ले रही है रेमिटेंसेस के हवाले से? अच्छा, इसमें जो है एक तो कोविड का एक बहुत बड़ा रोल है रेमिटेंसेस के बढ़ने में, क्योंकि हुआ ये कि जब कोविड का जो है वो पैंडेमिक जब आया तो उसके बाद जो ये हवाला हुंडी जो होता है, हवाला हुंडी बेसिकली ये होता है कि जो अदर देन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पैसा आ रहा होता है, इलीगल चैनल्स कह सकते हैं उनको, तो वो बेसिकली कोविड की वजह से जब बॉर्डर्स भी बंद हुए, फ्लाइट्स भी बंद हो गई, समुद्री रास्ते भी आपके तो लीगल चैनल इस्तेमाल करना पड़ा वो एग्जैक्टली तो वो देखें एक्टिविटी तो चलती है, तो वो बेसिकली अब फंड्स फिर उसके बैंक्स के थ्रू जो है वो ज़्यादा आने लगे, तो वो एक ये बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आपको रेमिटेंसेस में फ्लो ज़्यादा नजर आया। और ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में भी इक्वली, जो बल्कि इससे बेहतर ग्रोथ आई है बांग्लादेश में। अब जाके थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। हमारे अच्छी बात है, स्लो डाउन नहीं हुआ। वो जो लीगल चैनल्स में लोग आए थे, स्टेट बैंक ने उस पर डेफिनेटली थोड़ा रोल प्ले किया है और गवर्नमेंट ने इनकरेज भी किया है। आप तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ क्या रोल प्ले किया। तो एक तो हमने ये एस्टैब्लिश किया कि जी जो इलीगल चैनल्स के थ्रू पैसा आ रहा था वो बिकॉज ऑफ कोविड, वो कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसने उनको फॉर्मल चैनल में डाला। अच्छा, बांग्लादेश में भी हुआ, इंडिया में क्यों नहीं हुआ ऐसा? इंडिया में भी तो होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ तो इलीगल चैनल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ तो और भी डोमेन्स में हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे देखें हुआ क्या, 2016 में आपको याद होगा मोदी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कैश इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया था एक तरह से, ओवरनाइट ख़त्म कर दिया था, आपको याद होगा। और ओवरनाइट जब ख़त्म किया तो वहाँ पे हवाला हुंडी की कमर टूट गई थी। तो एक अंदाजे के हिसाब से 15-18 बिलियन डॉलर्स का वहाँ पे जो है सिर्फ ये हवाला हुंडी, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा हवाला हुंडी का काम था। तो एक तो वहाँ पे उनकी कमर टूटी, उसके बाद 2019 में एक और क्लैम्प डाउन किया गया हवाला हुंडी पे। तो वहाँ पे हवाला हुंडी ऑलरेडी कम हो गई थी या उनकी कमर टूट गई थी, जिसकी वजह से कोविड से बहुत ज़्यादा फायदा उनको नहीं हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान को ज़्यादा हुआ। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा, स्टेट बैंक ने भी इनकरेज करना शुरू किया, रोशन डिजिटल पाकिस्तान का इनिशिएटिव लिया, जिसकी वजह से फ्लोज इस तरफ से भी आना शुरू हुए, फिर उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा की। अभी देखें नंबर्स भी अपडेट हुए हैं, $2.4 बिलियन रोशन डिजिटल पाकिस्तान के चैनल के थ्रू भी आया है। अच्छा, RDA क्या है? बेसिकली आप एक एक्सपैट पाकिस्तानी हैं, बाहर किसी मुल्क में हैं, आप वहाँ पे, और पाकिस्तानी बैंक जहाँ पे पाकिस्तानी, उन बैंकों की ब्रांचेज है जिनको अलाउ किया गया। मतलब 7 या 8 बैंक्स हैं जिनको अलाउ किया गया, जिनकी ग्लोबल ब्रांचेस भी है।
उनके थ्रू आप यहाँ पे अकाउंट खोल के डायरेक्ट वहाँ से यहाँ तक, और केवाईसी बहुत जल्दी हो जाती है, मेरे ख्याल में कोई 2 या 3 दिन में अकाउंट खुल जाता है। ये लोग वैसे लोकल्स के लिए भी होना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी के लिए ये एक अच्छा उनको मुराद मिली कि ना सिर्फ आप अकाउंट खोलें, बल्कि यहाँ जो आपकी फैमिली है, यूटिलिटी बिल्स भरने हैं, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करना है, उस अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आप ये सब कर सकते हैं, उसके थ्रू पैसा भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जिसकी वजह से आप देखें $2.4 बिलियन रेमिटेंसेस के अलावा आया है। ये एक तो रेमिटेंसेस का फ्लो है, उसके अलावा ये पैसा है कि आप अकाउंट के अंदर रख रहे हैं। तकरीबन कोई $10,000 का एवरेज बैलेंस बन चुका है इस वक्त, जो शुरू में सिर्फ $1,000 था। यानी कि पिछले साल सितंबर में देखें, शुरू हुआ था पिछले साल सितंबर में, तो 1.5 साल ही हुआ, एक साल हुआ है अभी रफली, आपके पास तकरीबन कोई $2.4 बिलियन का जो है वो इसमें फ्लो आ गया। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट 1% है इसका, तकरीबन $25 मिलियन इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा आया जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी इस RDA के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें फिर पाकिस्तान ने एक वो किया, एक सर्टिफिकेट इशू किया, तो सरमाया सर्टिफिकेट करके पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एक तरह से, उसके अंदर जो है पैसा आया तकरीबन $900 मिलियन, तकरीबन 100 करोड़ कह लें आप। फिर तकरीबन 700 करोड़ आया इस्लामिक सर्टिफिकेट में। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फिक्स रेट पे स्टेट बैंक के थ्रू एक सर्टिफिकेट इशू किया कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, आपको डॉलर में 7% तक रिटर्न मिलेगा, 5 to 7%। बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न है एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी के लिए। तो ये 2.5 बिलियन वहाँ आ गया। तो रेमिटेंसेस का मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तो हवाला हुंडी से फॉर्मल चैनल में आना, ये बहुत अच्छा हुआ, और फिर उनको रिटेन रखना। लेकिन सर, जिस तरह आपने बताया कि ये जो है कोविड-19 की वजह से वो जो एक इलीगल चैनल थे उसको ख़त्म करके लीगल चैनल की तरफ आना पड़ा, क्योंकि ये एक मजबूरी बन गई। अब जब दोबारा दुनिया जो है नॉर्मल हो जाएगी और चीज़ें जो है बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी, तो फिर यानी इसका हमारे पास कोई कांस्टेंट और परमानेंट इलाज नहीं है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर डिफरेंट लॉज भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट फेल दिखाई दे रही है कि इसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका अलवीना, कि क्या जैसे जैसे हालात ठीक हो रहे हैं पेंडेमिक के पर्सपेक्टिव से, दुबई खुल गया है, UAE पूरा खुल गया है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एक्सपो भी हुई, आपने देखा पाकिस्तान का, स्टूडेंट्स भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जा रहे हैं। और पाकिस्तान का जो है एक बहुत बड़ा, हमने शायद उस पर भी बात करनी चाहिए हमें, कि एक्सपो जो पाकिस्तान में, वहाँ पे पाकिस्तान की पवेलियन जो है वो इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा विजिटर माशाल्लाह वहाँ आ रहे हैं। जी, नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पवेलियन है और फिर लोग 30 डेज के वहाँ पे पूरा एक्टिविटीज में जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है कि क्या ये वापस तो नहीं हो जाएगा? क्या वो जो लीगल चैनल के थ्रू आ रहे हैं अब इलीगल के थ्रू नहीं जाएंगे? अच्छी बात ये है कि अभी तक तो नहीं गए, अभी तक फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है, कॉस्ट उसमें कम की जा रही हैं, और कॉस्ट मजीद कम की जानी चाहिए कि फॉर्मल चैनल के थ्रू आने की कॉस्ट कम होगी तो नेचुरली वहाँ से डिस्करेजमेंट मिलेगी ना। तो ये स्टेट बैंक को करना चाहिए, स्टेट बैंक कोशिश करे, लेकिन करना ज़्यादा काम करना है। ये जो खुरम साहब, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि ये काम हो सकता है, लेकिन एक और सवाल इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, आप इसको फिर कंक्लूड कर दीजिएगा, कि जो ब्लैक मनी है जो लोगों का, वो फिर क्या करेंगे उस वक्त? क्या वो भी दोबारा लीगल मींस यूज करेंगे? क्योंकि वो तो लीगल मींस यूज ही नहीं करना चाहते। नहीं, वो इसी तरह से तो हो रही है कि आप जैसे अभी एमनेस्टीज भी अनाउंस की गई थी, कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी अनाउंस की गई थी, रेमिटेंसेस में फ्लो इसमें भी आया है। जो कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी थी 6 महीने में, जून में खत्म हुई है, लास्ट ईयर दिसंबर में थी जी, ये बहुत लंबी इसको तो ये जून तक जो आई थी, तो उसके अंदर भी रेमिटेंसेस का एक फैक्टर था। देखिए, उसको सेग्रीगेट करना इतना आसान नहीं है, बट एक रीज़न समझ में आता है कि जब आप ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन में आप डेवलपर्स के लिए और कंस्ट्रक्शन वालों के लिए आप पैसा डालें, प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डाल दें, कोई पूछगाछ नहीं होगी और वो पैसा वाइट हो जाएगा। तो देखें, उसके थ्रू आके वाइट भी हो गया ना, कुछ हद तक वाइट हो गया। तो एक्चुअली हुआ ये कि इलीगल से लीगल चैनल्स पे आना, उन चैनल्स के थ्रू आना, और उसको वाइट भी होना, तो ये दोनों चीज़ें हुई हैं। तो रेमिटेंसेस में ये नज़र आया। अब पॉइंट ये है कि इन रेमिटेंसेस को लाने की इलीगल चैनल्स की कॉस्ट बढ़नी चाहिए और लीगल चैनल्स की कॉस्ट नीचे होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी, तभी लोग इसके थ्रू आएंगे। एक और प्रॉब्लम ये है कि जो है लास्ट टाइम जो है ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे चली गई थी, लेकिन अच्छी बात ये कि ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं। हमें नुकसान तो होता है ऑयल प्राइसेस का, महंगाई बढ़ती है हमारी, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो 60% जो डियास्पोरा है ना, ये कह लें कि जो जितने हमारे एक्सपैट्स पाकिस्तानीज हैं, अलवीना तकरीबन 9 मिलियन पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, 9 से 10 मिलियन तकरीबन आप कह सकती हैं कि जी 90 से 95 लाख पाकिस्तानीज हैं पूरी दुनिया में। इसमें 60% हिस्सा जो है वो मिडल ईस्ट में है। रेमिटेंसेस भी आपकी जो है वो 60-65% जो है वो यहीं से आती है, मिडल ईस्ट से आती हैं। तो यहाँ पे ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनकी, ठीक है, इसी से कंटिन्यू करेंगे। खुरम साहब, एक छोटा सा वक्फा लेंगे और ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे और इसी पर भी कुछ डिबेट करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे रेमिटेंसेस के हवाले से, और हमने कुछ गुफ्तगू ये भी की कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमारी इकॉनमी में तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करे, लेकिन लॉन्ग रन में आखिर हम इसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रोल को खुर्रम शहजाद साहब ने अप्रिशिएट किया, साथ ही साथ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ को उन्होंने कहा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, और ये ऑल ऑफ अ सडन सिर्फ हमारे लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हुई, बल्कि कुछ और नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए भी फ्रूटफुल साबित हुई। अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ तेल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तेल की प्राइसेस के हवाले से हाल ही में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। जी खुर्रम साहब, क्या कहेंगे आप तेल की मसनूआत और उनकी प्राइसेस के हवाले से? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में मैं थोड़े से नंबर्स आपसे शेयर करता हूँ। जनवरी से लेकर अभी तक जो ऑयल की कीमतें हैं तकरीबन कोई 60 से 70% बढ़ी हैं। ऑयल की कीमतें जनवरी से लेकर अभी तक, जिसमें ब्रेंट जो स्टैंडर्ड है दुनिया का, ब्रेंट ऑयल वो तकरीबन $82 हो चुका है, और ये बहुत हाई जो है ये कहने के लेवल है आफ्टर मैनी ईयर्स। और इसके साथ साथ जो यूएस क्रूड है वो भी तकरीबन कोई $77-78 पे पहुंच चुका है। हम 85% हिस्सा जो है इंपोर्ट करते हैं, जो भी हम ऑयल यूज़ करते हैं उसका 85% इंपोर्ट करते हैं। फिर एलएनजी पे हमारा इन्हिसार काफ़ी बढ़ गया है, इंडस्ट्री का बढ़ गया है, इवन हाउस होल्ड्स का जो है गैस पे इन्हिसार बढ़ गया है। तो दो चीज़ें इसमें अच्छी हुई हैं और एक चीज़ ख़राब हुई है। एक चीज़ ख़राब ये हुई है कि इंटरनेशनल फोर्सेस की वजह से, डिमांड सप्लाई की वजह से, खाने पीने के तेल से लेकर, एनर्जी के तेल से लेकर, गैस से लेकर, फूड की कीमतें ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा ऊपर हुई हुई हैं। हमारे पास महंगाई बढ़ सकती है आगे। नंबर 1, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी है, उसको देखना होगा कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी, यील्ड बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर भी हम अपने अगले उसमें सेगमेंट में ज़रूर बात करें, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज जो हैं तेल के साथ एसोसिएटेड हैं, और उस पर भी हमने डिटेल कन्वर्सेशन करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन क्या लिया है, जिसकी वजह से विंटर में थोड़ी बैलेंस एक इक्वेशन हो सकती है। देखिए, गवर्नमेंट के पास बिजली काफ़ी ज़्यादा है, ठीक, उसको पहुँचाने का जो है वो प्रॉब्लम है, और गैस कम है रिलेटिवली। तो अभी ये डिसीजन आया है कि आपको ज़्यादा बिजली खर्च करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है, कि आप बिजली कंज्यूम करें प्राइस थोड़ी कम करके, और गैस पे निसार कम से कम करें, क्योंकि गैस बहुत महंगी है आज दुनिया में। एलएनजी की प्राइसेस अलवीना ऑयल की टर्म्स में $200 से भी क्रॉस कर गई हैं, $200 से भी। ऑयल अगर $85 है ना, तो गैस की कीमतें डॉलर की टर्म्स में $200 से भी ऊपर चली गई हैं। तो यानी ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी के ऊपर। अब देखें, इंडस्ट्री को जो बिजली मिल रही है वो $60 पे गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी भी हम देंगे एक्सपोर्टर्स को, लेकिन मिल रही है गवर्नमेंट को 20 पे, 21 पे, 22 पे। ठीक, तो कितना बड़ा फर्क है ना, ये कौन बेयर करेगा? नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट ने कि अभी जो पावर के मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया कि आप बिजली की कीमतें कम करके या उसको उसकी यूज़ बढ़ा दें। लेकिन हमें ना इलेक्ट्रिक ही वे फॉरवर्ड, इलेक्ट्रिसिटी ही वे फॉरवर्ड है। इलेक्ट्रिक बेसिस पे गाड़ी इलेक्ट्रिक पे होनी चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता आनी है। आपके घर के जो है चूल्हों से लेकर जो भी जलने की चीज़ें हैं एनर्जी की, उन सबको इलेक्ट्रिसिटी पे होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हमारी बहुतात है, हम उसके पैसे मुफ्त में दे रहे हैं, तो क्यों ना यूज़ करके कुछ कमा के पैसे दें, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं अगर वैसे ही बिजली के पैसे दे रहा हूँ तो मेरी आवाम उसको यूज़ क्यों ना करे, कम खर्चा करके। तो जब थोड़ा बहुत भी रिकवरी होगी वो बेहतर है ना रिकवरी से, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला किया है जिससे बिजली ज्यादा कंज्यूम होगी विंटर में, और गैस पे निसार कम हो। तो ये सारी अच्छी, बट ये टेम्परेरी है। फिलहाल के लिए आपको लग रहा है कि हमारे पास ज्यादा है बिजली, या फिर ये हमेशा से ऐसा रहा है कि सरप्लस एनर्जी मौजूद रही है और इसका यूसेज कम रहा है, ये क्या, या फिर आपको लगता है कि अभी का सिनेरियो है? देखिए, ग्रोथ होती रही है साथ साथ, और आपको बिजली की जरूरत पड़ती रही है। और देखें, अभी भी ये फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से अभी भी इनफ नहीं है। अच्छा, दो प्रॉब्लम ये रहे हैं कि हमने बिजली लेट बनाई जी, और महंगी बनाई, ठीक है, और पहुंचाने पे काम नहीं किया हमने। ये दो बड़े प्रॉब्लम्स है ना। ठीक, अभी हमने पहुंचाने पे भी काम करना है, जो बीच का हिस्सा जैसे मैंने कहा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अपग्रेड करना है ताकि बिजली बने भी एफिशिएंट और महंगे फ्यूल पे भी ना बने, महंगे फ्यूल पे भी ना बने, सुने, महंगे फ्यूल पे भी ना बने और पहुंचे भी एफिशिएंटली। तब आपको एक्सेस टू चीप एनर्जी और कंसिस्टेंट एनर्जी पे तब आपको मिलेगी। अब आपका सवाल था कि क्या शुरू से ही डिमांड थी या सप्लाई ज्यादा थी? ऐसा नहीं था, सप्लाई के साथ डिमांड बढ़ती रही, सप्लाई भी आती रही, लेकिन अलविना जब हमने बीच में सप्लाई को पहुंचाने पे काम नहीं किया ना, तो वो एक तरह से जनरेशन बढ़ती रही और यहाँ पे शॉर्टेज होती रही, बीच में वो सर्कुलर डेट भी क्रिएट होता रहा। अच्छा, और बिजली हमने महंगी भी बनाई।
ठीक। अब ये चीज़ें चेंज करनी है और देखें ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी जो समझ में आती है कि जी बिजली को सस्ता करके यूज़ करवाएं, गैस पे एनएसआर कम करवाएं, ये शॉर्ट टर्म में तो समझ में आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि सस्ती बिजली के ऑल्टरनेट्स हों, पहुंचाने के तरीकों में हम इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी आपको यूटिलिटी कॉस्ट मिले इंडस्ट्री को भी और इंडिविजुअल्स को भी, और हम हाउस होल्ड्स को खास तौर पे गैस से हटाएं। जितना गैस से हटाएंगे ना हम, क्योंकि गैस के रिजर्वायर्स हमारे पास बहुत कम है, गैस हमारे पास बहुतात में नहीं, जैसे पहले निकली थी आज से 40 साल पहले कि जी सुई के रिजर्व्स आ गए तो मुफ्त में आप करें। दुनिया में सिलेंडर्स यूज होते हैं, दुनिया में सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा विंड एनर्जी है जी। और दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग को भी देख रही है, क्लाइमेट चेंज को भी देख रही है, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो ऑब्सोलीट प्रोसीजर्स हैं उनको अपना रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की जरूरत है एनर्जी की। देखिए एनर्जी पे हर मुल्क का इंहिसार है, पूरी दुनिया एनर्जी पे चलती है, तो एनर्जी हमारी भी बैकबोन है और ये सिंगल एक फैक्टर काफ़ी है हमें बैंकरप्ट करने के लिए। तो इस पे हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए। ऐसे ये नहीं हो सकता कि जी हम बस मेक शिफ्ट सोल्यूशन करें और इससे हमारा मुल्क नेप्रा के डिसीजन से और स्ट्रैटेजी से सैटिस्फाइड हैं आप? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी स्ट्रैटेजी नहीं है। अच्छा। हम बिट्स एंड पीसेस में चलते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं, फिर उस पर कुछ अमल नहीं होता, फिर दूसरे अनाउंसमेंट करते हैं, तो इससे ना वक्त गुजर जाता है। और आपका वो एक कहते हैं ना, जैसे एक मिसाल है कि मेंढक जो है वो गर्म पानी में उसे डाल दें एक बर्तन में, तो वो अपने आप को अडॉप्ट करता रहेगा शुरू में तो कि जी थोड़ा गर्म हुआ अडॉप्ट कर लेता है, अडॉप्टेबिलिटी होती है उसमें, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिस पे वो जंप नहीं कर सकता, वो इतना ज्यादा जो है वो एटमॉस्फेयर के लिए अडैप्टेबल नहीं हो जाएगा कि वो जंप नहीं कर सकेगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे बढ़ते जा रहे हैं, हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिसमें हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और एनर्जी की वजह से होगा। एनर्जी का फाइनेंशियल इशू भी बहुत बड़ा है, एनर्जी का इंडस्ट्रियल इशू भी बहुत बड़ा है और हाउस होल्ड का भी जो है प्रॉब्लम बहुत है कि उनको सस्ती एनर्जी भी चाहिए। महंगाई का बहुत बड़ा कंटेंट उनका यहाँ पे खत्म हो रहा होता है। जो भी सैलरी एक बंदा कमा के लाता है आज पर कैपिटा जो उसका बेसिक हेल्थ और एजुकेशन और फूड तो है ही है मसला, ये एक एडिशनल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि एनर्जी नहीं होगी उसके पास। सर नेप्रा का एक जॉइंट वेंचर है एक चाइनीज प्राइवेट कंपनी के साथ, दे आर वर्किंग टुगेदर ऑन स्मार्ट ग्रीन एनर्जी। इसको अप्रिशिएट करते हैं आप, और क्या आपको लगता है क्या ये लॉन्ग टर्म होगा या इससे क्या फ़ायदा क्या होगा, क्या इकोनॉमी के ऊपर भी इस तरह के इनिशिएटिव्स का एक असर होता है? बिल्कुल होता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर में ये जो गैस है या जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो भी एनर्जी है ना, वो इंडस्ट्री को पहले दी जाती है, हाउस होल्ड को बाद में दी जाती है। क्योंकि देखें अगर एक हाउस होल्ड नौकरी करेगा तो वो इंडस्ट्री लगेगी तो नौकरी करेगा और उसकी जो है अर्निंग पावर बढ़ेगी या अर्निंग इंप्रूवमेंट होगी ना, तो इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे यहाँ उल्टा है, हम कहते हैं कि जी हाउस होल्ड को आप सस्ती बिजली दे दें, सस्ती गैस दे दें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि देना गलत है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कितनी सप्लाई है, हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को सीधा करें। आप एनर्जी को सस्ते जो है वो ऑल्टरनेट्स पे बनाएंगी और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाएंगी, उसके अलावा आप अपनी अपग्रेडेशंस करेंगी पहुंचाने में। ये 3-4 बड़े इश्यूज है ना, और इसी का इम्पैक्ट आ रहा है सर्कुलर डेट में। अगर ये ठीक नहीं करे तो सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, उसके साथ हमें डेट लेना पड़ रहा है। जब डेट लेना पड़ रहा है तो आपका रुपी को इम्पैक्ट पड़ रहा है। रुपी को इम्पैक्ट वो कहते हैं जब आप कर्जा लेते हैं तो अपने फ्यूचर को जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो वो हम करते जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है एनर्जी का सर्कुलर कि आपकी पूरी इकोनॉमी को घेर रहा है वो। सर इस तरह अगर हम पर्टिकुलरली एनर्जी के हवाले से गुफ्तगू करें, ईसीसी का इस वक्त आपको क्या रोल दिखाई देता है इसमें? देखिए ईसीसी तो एक ऐसी बॉडी है जो कि ऑफ कोर्स इकोनॉमिक रिलेटेड जो है डिसीजंस लेती है, बट वो तो डिसीजन लेती है, उससे पहले जो पावर प्लानिंग है पूरी पॉलिसी की जो इनपुट है उस पर हमें थिंक टैंक्स चाहिए, उस पर हमें अच्छे कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, प्राइवेट सेक्टर से लोग चाहिए, ग्लोबली रिनाउंड लोग चाहिए और उनको एम्पावर करना सबसे पहले। मैं इसी सवाल पे आने लगी थी सर, जहाँ पे आप थिंक टैंक्स की बात कर रहे हैं या फिर स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, क्या फिर उनकी बात को एक्नॉलेज भी किया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है? जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो फिर वो जो मामला होते हैं एग्जीक्यूट नहीं होते। देखिए अभी आईपीपीएस का हमने ये किया, गवर्नमेंट ने बेसिकली कि आईपीपीएस के साथ एक मुआहदा जो है रिविजिट किया। वैसे ऐसा होता नहीं दुनिया में, इस गवर्नमेंट ने किया, लेकिन उस पर इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं भी है। लेकिन एक चीज़ शुरू की, ये बहुत बड़ा एक फियर होता है, एक रिस्क होता है बहुत बड़ा कि आप पॉलिसी में कोई एग्रीमेंट करें और एग्रीमेंट को जो है रिविजिट करें। वैसे इस तरह की क्लॉजेज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जब उसको लगे कि नेशनल इंटरेस्ट का इशू है, एक बड़ा जो है वो रिस्क है कंट्री को, तो वो करे। तो वो चाइना के साथ भी करना चाहिए हमें। चाइनीज बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं चाइना के साथ, चाइना को साथ हमारे मिलके इजिप्ट के साथ भी किए हैं कुछ बायलैटरल। मैं वही कह रहा हूँ कि जिसके साथ भी किए हैं उनको रिविजिट करें कि भाई आपकी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे कंट्री इस काबिल नहीं है कि आपको पे कर सके, बहुत महंगी बिजली है, इसको काइंडली रिकंसिडर करें। ठीक है, ये होगा तो मेरे ख्याल में आगे चीज़ें बेहतर। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। 30 लाख टन दरामद करने का गंदम का जो मामला है उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे ऑयल प्राइसेस के हवाले से। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने एनर्जी के हवाले से भी ओवरऑल गुफ्तगू की कि एनर्जी के डिफरेंट जो है डोमेन्स हैं, डिफरेंट तरीक़ाकार से एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। पाकिस्तान ऑब्सोलीट सिस्टम या फिर ऑब्सोलीट प्रोसीजर्स की तरफ अनफॉर्चुनेटली मौजूद रहा है। पाकिस्तान को इसके ऊपर अपनी पॉलिसीज़ को रीविजिट करने की सख्त ज़रूरत है और जो ओवरऑल इसका प्रोसेस है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे 30 लाख टन गंदम के दरामद करने के मामले के ऊपर। खुरम साहब, क्या समझते हैं आप? हम एक एग्रीकल्चरल स्टेट हैं, उसके बावजूद भी हमें हमेशा से गंदम के इश्यूज़ होते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? ये बड़ा जो है डिलेमा रहा है कि हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी होते हुए भी हम जो है हमारी जो फोर्स है, सारी लेबर या टोटल आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसका रफली कोई 60% तो यहाँ जाता है। और ये बहुत बड़ी इनपुट होती है एग्रीकल्चर की सारी इंडस्ट्रीज़ को, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है। एग्रीकल्चर तो आपकी बेस है ना, किसी भी कंट्री का एग्रीकल्चर बेस होता है और वहाँ से सारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स निकलती हैं। वहाँ पे यहाँ से जो है फूड प्रोडक्ट से लेकर और अदर देन फूड जो है प्रोडक्ट सारी निकलती हैं जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स होती हैं, जैसे कॉटन है या और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं। तो खाने पीने की और नॉन फूड जो है वो इनपुट्स ये सारी आती हैं। तो एग्रीकल्चर तो आपका बेस है, इस पर हमने कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। अपने फार्मर को हमने इस काबिल ही नहीं किया कि वो अपनी जो आउटपुट है यील्ड्स को बेहतर कर सके। इतना ज़्यादा आप स्किलिंग उसकी हो कि वो दुनिया के एक ग्लोबली कंपेटिटिव फार्मर के साथ जो कम्पीट कर सके टेक्नोलॉजी में, यील्ड में, हाल ही में कुछ सब्सिडीज आई थी फार्मर्स के लिए, क्या वो अप्रिशिएट आपने उसको किया? ये तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी ये है कि जी आप 1.5 लाख दे दें, कोई लॉन्ग रन में आप कह रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजी जरूरत है। एग्जैक्टली, रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक बात कर रहा हूँ। बेसिक पे हमें काम करना है, वो हमने नहीं किया। अगर हमने ये नहीं किया पिछले 20 सालों में, अगर आप देखें तो हमारी ना पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही, हमारी जो फार्म्स की ग्रोथ ये आपकी क्रॉप्स की ग्रोथ है ये नहीं हुई। Exactly. हम कितने अरसे से जो है 25 मिलियन 26 मिलियन 24 मिलियन टन जो है वो गंदम जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो आज 27-28 पे पहुंच चुकी है। एक और मामला जिसके ऊपर ऑपोजिशन जमातें बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं, वो कहती हैं कि हम जो गंदम प्रोड्यूस करते हैं वो हम पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर उससे डबल कीमत में इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या ऐसा है? ये शुगर का भी मसला है ना। अच्छा, देखें, यानी जेन्युइन मसला है। बिल्कुल है। आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है, डिसीजन मेकर्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बैठे हैं। अच्छा, ठीक, और बैठे रहे हैं, चाहे वो शुगर के हों, वो आटे के हों, गंदम के हों, या वो कोई और प्रोडक्ट हो। वही डिसीजन मेकर जिनके हाथ में ये पॉलिसी होती है, और वही उस पर बैठ के अगर पॉलिसी करेंगे तो वो कैसे होगा? तो दुरुस्त कैसे होगा ये? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म करें ना। करेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन करेगा कौन? गवर्नमेंट करेगी ना। जो लेकिन हमेशा से तो गवर्नमेंट यही बात करती है ना कि हम करेंगे। जैसे अभी गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट के अंदर जो रिसेंट इनके साथ जो बैठे थे वो शुगर एग्जैक्टली शुगर माफिया और शुगर 40-45% तो वही प्रोड्यूस कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोग उठ के एग्रीकल्चर पॉलिसी पे बैठे थे। तो आप सोचिए ना, अगर मैं शुगर बना रहा हूँ और मुझे पानी इतना चाहिए, उसकी जगह सही यूएस के तो लॉ में मौजूद है, ये बात कानून में मौजूद है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जगह कॉटन, तो लॉ मेकर्स कौन है हमारे यहाँ? हमारे लेजिस्लेचर्स भी वही हैं उनके। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। देखें, हम ये बिल्कुल कैटेगोरिकली नहीं क्लियर करेंगे कि देखें जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो लॉ मेकिंग में नहीं आएगा, या एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे भी क्लियर करना चाहिए था। मैं वही कह रहा हूँ कि यूएस अगर फॉलो कर रहा है तो हम तो फिर वो कंट्री की जिसको ज्यादा जरूरत है। तो हमें ये करना है कि पॉलिसी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है। एग्जीक्यूटिव को ये कह लें कि जो आपका पॉलिसी मेकर्स हैं या जो लॉ मेकर्स हैं उनको एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अलग रखें आप। अगर वो एक साथ होंगे ना तो आपको यही रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तो ये हमने बेसिक बात कर ली। दूसरी फंडामेंटल बात ये है कि हमने यील्ड्स पे भी काम नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं की ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। आपके प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई, आपको पता है पिछले 30 सालों में। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि मैं एक इनपुट डालता हूँ और 2 इनपुट्स आती हैं, उसी इनपुट से मैं अगर 3 आउटपुट निकालूं तो ये प्रोडक्टिविटी में आता है ना कि कम उसी इनपुट से मैं ज्यादा बेहतर प्रोड्यूस करूं। ये इंडिया ने किया है या बांग्लादेश ने किया है। हम 70-80s में उनसे बहुत बेहतर थे, आज वो हमसे 15 टाइम्स बेहतर है। पर कैपिटा इनकम उनकी 15 टाइम्स बेहतर है, हमारी 2 टाइम्स इंप्रूव हुई है, खाली 2 गुना हुई है, उनकी 15 गुना हुई है। तो देखें, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की है ना, एजुकेशन में की है, हेल्थ में की है। हालांकि आज भी वो गरीब हैं, कोई अमीर मुल्क नहीं है। हमसे बेहतर कैसे हो गए? हम तो बॉर्न ऑन द सेम डे ना, एटलीस्ट इंडिया और पाकिस्तान तो सेम डे पे हुए ना। इसके बाद फिर बांग्लादेश भी निकल आया। तो पॉइंट चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ है। उनकी तो वो तो बाइपोलर सिस्टम बनाने लगे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। देखें ग्रोथ देखें उन्होंने किस तरह से की। उन्होंने अलवीना पिछले 35 साल में एवरेज 10% पे ग्रो किया है। ये रिकॉर्ड है हिस्ट्री का। चाइना की तरह किसी ने ग्रो नहीं किया। क्या डेमोक्रेसी है वो?
नहीं सर, अथॉरिटेरियन सिस्टम है। फिर इसमें सर यहाँ पे भी डंडा चाहिए ना फिर, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ डेमोक्रेसी के अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, उसके हम अभी वो नहीं करें। हम ये कह रहे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसके आउटपुट लीडरशिप बिल्कुल मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। तो पॉइंट मेरा ये है कि आप अगर सही अपनी पॉलिसीज रखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट हटाएंगे, गवर्नेंस लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन में, अपनी प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको ये 5 साल 8 साल 10 साल के बाद ये रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे एक और सवाल है जो कि इकोनॉमी से 800 मिलियन 80 मिलियन लोगों को निकाला है, सॉरी 80 करोड़ लोगों को निकाला है उसने गुर्बत से, चाइना ने पिछले 20 सालों में 200 मिलियन को निकाला इंडिया ने जी। हमने उल्टा ज्यादा पॉवर्टी में डाला लोगों को। सर यहीं पे मैं एक और सवाल करूंगी जो कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड है इकोनॉमी से, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है पॉलिटिक्स से। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ऑपोजिशन का एक रोल होता है तमाम तर मामलात को देखना और ऐसी ऑपोजिशन करना जो कि मुल्क के फ़ायदे के लिए हो और नेशनल इंटरेस्ट में हो, ना कि इस किस्म की ऑपोजिशन जो कि सिर्फ ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन हो। अब हम जब ये देख रहे हैं, जब आप डिसीजंस की बात करें, स्ट्रैटेजीज़ की बात करें कि ठीक से प्रोविजंस नहीं है, चीज़ें वैसे दुरुस्त नहीं हो रही हैं, तो उसमें ऑपोजिशन भी कहीं ना कहीं काम उल्टा ख़राब कर रही है, आपको लग रहा है? जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं पीटीवी की बात कर लेती हूँ या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की मीडिया की बात कर लेती हूँ, नईम बुखारी साहब का अपॉइंट करना, इसके ऊपर भी ऑपोजिशन ने शोर मचाया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको नहीं मानते, इनका एज जो है वो ज़्यादा है, हालांकि वो सैलरी नहीं ले रहे थे। ही वांटेड टू फिक्स ऑल द इश्यूज व्हिच आर ऑलरेडी देयर इन पाकिस्तानी मीडिया। देखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स तो हमेशा से रहे हैं, ऐसा नहीं कि नया है। ऑपोजिशन तो देखें करेगी, वो तो ऑपोजिशन जो भी ऑपोजिशन में होता है वो बेसिकली पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा करता है, वो पोलिटिसाइज ज़्यादा करता है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में ऑपोजिशन करे ना। नहीं, नेशनल इंटरेस्ट में तो कोई भी नहीं करता इस तरह से। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, देखें इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बात उसके लिए करें, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बात हो रही होती है। लेकिन ऑपोजिशन जो है, यही तो प्रॉब्लम रहा है कि इक़्तिदार के लिए हम ज्यादा करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जो इक़्तिदार में आते हैं वो 5 साल के लिए सब काम करते हैं, तो 5 साल के लिए ही पॉलिसीज बनती हैं। और एक हमारा 30 साल में 5 साल की जो आप एग्जैक्टली बात करें एग्रीकल्चर में, आपको क्या लगता है कि कितने साल की पॉलिसी होनी चाहिए फिर ये दुरुस्त होगा मामला? देखें इस वक्त तो हमें 50 साल की पॉलिसी करनी चाहिए। देखें एक एज पर सर्टेन स्टडीज ये कहा जाता है कि एजुकेशन में आप इन्वेस्ट करते हैं ना जी, सबसे की है एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स। और यहाँ पे क्या हाल है सर? देखिए मैं और आप जो बैठे हैं यहाँ पे, तो हम अगर सीखेंगे नहीं मजीद तो हम बेहतर बात नहीं कर सकेंगे। इसी तरह कोई इंसान अगर नहीं सीखेगा बेहतर, तो वो बेहतर आउटपुट नहीं दे सकता। जब बेहतर आउटपुट नहीं दे सकता तो आपकी मैशत बेहतर नहीं हो सकती ना। आप कैसे अपनी फलाह बहबूद के लिए सोच सकते हैं, सोसाइटी के लिए सोच सकते हैं। तो मैं लास्ट पॉइंट ये कहूँगा कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और प्रोविंशियल ये एम्बिट में आता है, इनको बहुत आफ्टर द 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एब्सोल्युटली। तो जब तक हम एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उससे पहले हमारे पास 30 साल के बाद इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेरी बात समझे, एज पर स्टडीज 90 में अगर कोई इन्वेस्ट किया था किसी ने, तो आज उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये पूरी इट टेक्स एंटायर जनरेशन टू गेट यू एन आउटपुट। तो आप आज अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो 30 साल तक आपका जो है वो उसका आउटपुट नहीं आएगा। तो चाइना ने आज से 30 साल पहले इन्वेस्ट किया था, इंडिया ने 30 साल पहले इन्वेस्ट किया था। आज जो जनरेशन है उनके पास, वो 30 साल पहले इन्वेस्टेड है जो आज आपको आउटपुट दे रही है। तो आज नहीं करेंगे तो ये 5 साल की प्लानिंग पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको 50 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आज से स्टार्ट इट इज लाइक एज ऑफ यस्टरडे, कि जितना लेट करेंगे ना उतना आपको नुकसान होता रहेगा। तो ये बात जो आपने की ये बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत जेन्युइन है कि एजुकेशन में अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं हो रहा। सिर्फ बजट्स की बात होती है, प्रोविंशियल डोमेन है, उसके बावजूद भी इशूज़ क्रिएट किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि यही हमारी इकोनॉमी भी इसीलिए वीक है क्योंकि हमारी एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के ऊपर काम नहीं है। सर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ में आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हाल है हमारे मुल्क में 50 साल की पॉलिसीज़ होना चाहिए, लेकिन एक और मामला आता है, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई एक हुकूमत आई, उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट उन्होंने नहीं बनाई, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने बना ली, तो वो उनके अच्छे रूल्स को भी जो है नल एंड वॉइड कर देंगे और दूसरी वाली उसको प्रोविजंस को ले आएंगे। इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि देखें एक ना बड़ी आवाज लगाई जाती है, जैसे कहते हैं जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। चार्टर ऑफ जो है ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी का भी जो है बड़ा नारा लगता है, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये हमारे सीनियर्स ने सब ने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, जिसका मकसद ये होना चाहिए कि आप मिल बैठ के ना कुछ ऐसी चीज़ों पे सबका कंसेंसस हो, सबका कि जी जितनी पार्टियां हैं उनका लोगों के लिए ये कंसेंसस हो कि जी हमने एजुकेशन में इतना खर्च करना ही करना है, कोई भी हुकूमत में होता है, हमने हेल्थ पे इतना खर्च करना ही करना है। आपको पता है इस वक्त हमारे यहाँ एक एवरेज माँ, और एक आपको पता है इस वक्त हमारे यहाँ जो एक साल में बच्चों की अमवात हैं वो 4 लाख हैं, बिल्कुल पैदा होते बच्चों की
जी मोर्टेलिटी मैं उर्दू में कोशिश कर रहा हूँ उसको आसान करके कि 4 लाख बच्चे मरते हैं इस वक्त हमारे एक साल में, 4 लाख। इंडिया में 2 लाख हैं, इंडिया और बांग्लादेश में। यानी हेल्थ हमारी बहुत वीक है, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश हमसे 100% बेहतर हैं। तो हम कहाँ, अच्छा हमारी जो माँ है एक एवरेज, उसकी इनटेक जो है ना वो यानी कि वो जो खाती पीती है वो इतना एवरेज से भी नीचे है कि वो जो एक हमारे यहाँ नस्ल आती है वो मेंटली उस तरह से होती ही नहीं है, बेचारी डेफिशिएंसी होती है। एब्सोल्युटली। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। आज भी हमें वक्त कम ही लगा प्रोग्राम में और आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। एक वन लाइनर पे मैं एंड करना चाहूँगी प्रोग्राम। खुर्रम शहजाद साहब कहते हैं इंस्टेड ऑफ सो कॉल्ड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वी नीड टू हैव चार्टर ऑफ इकोनॉमी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एंड वी नीड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।